Hello students, today we start aggregate demand and aggregate supply function which means the determination of income and employment। आज हम आय और रोजगार के सिद्धांत का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर देयर आर 5 चैप्टर्स इन दिस यूनिट। इसमें आपके 5 चैप्टर्स हैं, तो आज मैं आपको 4 चैप्टर का कंटेंट पूरा क्लियर करूँगी। आप प्लीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले सम बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू नेशनल इनकम एंड डिटर्मिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है, विच मीन्स कि एक ऐसा लेवल जहाँ पर आप कंट्री की इनकम को डिटर्मिन करने की कोशिश कर रहे हो। द मेन फोकस इज एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्सेशन, मतलब कि कंट्री के अदर एस्पेक्ट्स जो हैं आपके, या कंट्री में जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं, प्रोडक्शन क्या है, इन कंजप्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, आय क्या है, उत्पादन क्या है, रोज़गार क्या है, निवेश क्या है, इन सभी के रिगार्डिंग में, या इन्फ्लेशन पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, महंगाई का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर में इनकम को डिटर्मिन करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में आपको ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ोगे, आप ये चैप्टर डिटेल वे में कि कैसे इनकम, एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, कर, ये सब चीज़ें हमारे आय को प्रभावित करती है। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो आपके चैप्टर एग्जाम में इम्पॉर्टेंट भी है और आपको ध्यान से समझना है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, मैं इन पे ऐसे टिक लगा रही हूँ, ठीक है ना, वो मेनली चीज़ें आपको करनी है और अपने बुक में से अच्छे से उसको टिक करके पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्चुअल जीडीपी? एक्चुअल जीडीपी मीन्स वास्तविक जीडीपी से अभिप्राय एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। ये इसका जो भी शॉर्टकट होगा या जो मुझे लिखवाना है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, अभी आप सिर्फ बुक से पढ़ो, ठीक है। तो एक्चुअल जीडीपी रेफर्स टू द एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट। तो एक्चुअल जीडीपी क्या होता है? आपकी कंट्री के आउटपुट का एक एक्चुअल लेवल होता है, ठीक है ना। इट शो व्हाट एन इकोनॉमी एक्चुअली डज, कि एक इकोनॉमी एक्चुअल में क्या कर रही है, वास्तविक रूप से एक अर्थव्यवस्था क्या कर रही है, या उसका उत्पादन का वास्तविक स्तर क्या है, किस तरह से उसमें वास्तविक रूप से आय और रोजगार का, या फिर क्या बोलते हैं, वस्तुओं सेवाओं का प्रभाव होगा, वो आपका एक्चुअल जीडीपी होता है। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? पोटेंशियल जीडीपी मतलब होता है संभावित, जो हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए समझाऊं तो 90 में चाहते हो कि आप लाओ, लेकिन आप 70 लेकर आए, तो ये फ़र्क है कि आप चाहते क्या हो, आपने किया कितना। तो जो आपने सोचा था कि मैं इतना प्रोडक्शन करूंगी या करूंगा, वो आपका पोटेंशियल जीडीपी होता है, जिसको संभावित जीडीपी बोलते हैं। ये नॉर्मल लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन को दिखाता है, ये आपके उपयोगिता के सामान्य स्तर को प्रकट करता है। यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको आप नॉर्मली कितना यूज़ कर रहे हो, कैसे यूटिलाइज़ करोगे, कुछ अंडर यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, अल्प प्रयोग नहीं होना चाहिए और अच्छे से उसका यूज़ होना चाहिए, ये आपके पोटेंशियल लेवल को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जीडीपी गैप। जीडीपी गैप मतलब कि मैंने कितना सोचा, दैट इज़ वाई स्टार, मैंने कितना किया, दैट इज़ एक्चुअल। तो जीडीपी गैप मीन्स वाई स्टार माइनस वाई। वाई स्टार मीन्स पोटेंशियल, जो आपने संभावित सोचा है 90, और एक्चुअल विच मीन्स वाई, जो आपने किया। तो 90 माइनस 70 कितना आया? 20। तो दैट इज योर जीडीपी गैप। सेकेंड वन इज, नेक्स्ट आता है जीडीपी गैप में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कि जो आपका जीडीपी गैप होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। भाई ऑब्वियस है ना कि आपने सोचा 90 आया 70, दैट मीन्स पॉजिटिव आया 20। हो सकता है आपने सोचा 70 था और आ जाए 90, तो वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब जीडीपी गैप पॉजिटिव कब होता है? जीडीपी गैप पॉजिटिव तब होता है, इट मे बी पॉजिटिव वाई व्हेन, जब y आपका ग्रेटर हो और y सारा आपका कम हो, मतलब जब आपने सोचा कम था लेकिन हो ज़्यादा जाए, ठीक है ना, तो वो आपका पॉजिटिविटी को शो करता है। इसकी जीडीपी गैप में क्या होता है कि जब आपका पॉजिटिव जीडीपी गैप मीन्स कि y स्टार इज ग्रेटर देन y, व्हाट इज एक्चुअली अचीव्ड इज लेस देन कुड बी पोटेंशियली अचीव्ड, ठीक है ना, अचीवेबल इफ रिसोर्स। इसका मतलब यहाँ पर है कि पॉजिटिव जीडीपी तब होगा, ये y स्टार है, यहाँ पे मिस्टेक है, चेक कर लेना। तो कहते हैं वाई स्टार आपका ज़्यादा है, मतलब आपने सोचा ज़्यादा, आपने किया कम, तो वो आपका पॉजिटिव है। ऑब्वियस 90 में से 70 माइनस करोगे तो 20 प्लस का आएगा ना, तो वो आपका पॉजिटिव जीडीपी होता है। ये अंडर यूटिलाइजेशन को दिखाता है, रिसोर्सेज के, संसाधनों के अल्प प्रयोग को। क्यों भाई? कहते हैं आपका आंसर तो पॉजिटिव आया 90 में 70 माइनस करने पर, लेकिन आपने जो सोचा उतना हुआ नहीं ना, तो उसका मतलब आप अच्छे से रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पाए, तो वो आपके अंडर यूटिलाइजेशन को दिखाता है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि संसाधनों के अल्प प्रयोग को। लेकिन अगर नेगेटिव होता है
तो नेगेटिव मीन्स आपने सोचा कम और हो ज़्यादा गया, तो इसका मतलब आपने हद से ज़्यादा रिसोर्स को यूटिलाइज कर लिया। तो पॉजिटिव जीडीपी मीन्स वाई स्टार ग्रेटर देन वाई विच मीन्स अंडर यूटिलाइजेशन। आपने सोचा ज़्यादा, आपने किया कम, संसाधनों का प्रयोग, और इसमें आपने सोचा कम और किया ज़्यादा, तो वो आपके अधिक के प्रयोग को दिखाता है संसाधनों के, और ये आपके नेगेटिव को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका उसके बाद आपको ये थोड़ा सा ये पढ़ना है कि ये आपके सिचुएशंस दिखाई हुई हैं। ठीक है, कि लोअर होता है अगर आपका जीडीपी जो एक्चुअल जीडीपी है वो कम है, मतलब आपने सोचा जो है वो ज़्यादा है और किया आपने कम, तो उसको रिसेशन कहते हैं, मतलब कि मंदीकाल गैप या अस्फीति अंतराल। और जब आपने सोचा कम और किया ज़्यादा तो वो आपका क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप, मतलब कि स्फीतिक अंतराल। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इम्प्लाइज डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस जो होता है, महाभारानी बोलते हैं इसको, ये ना सोसाइटी का लॉस होता है। सोसाइटी का ओवरऑल जितना भी लॉस होगा ना वो आपका अंडर यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है ना, मतलब डेड वेट लॉस होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सोसाइटी का लॉस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जो आपको ढंग से पढ़ना है वो है कंजप्शन फंक्शन। तो आपको कंजप्शन फंक्शन मैंने बताया भी था प्रैक्टिकल में भी कि कंजप्शन फंक्शन होता क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। इनकम के बीच का या मतलब रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, आय और उपभोग के बीच के फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है हाउस होल्ड सेविंग, एक होता है हाउस होल्ड कंजप्शन। ठीक है, अब इसको केन्जियन कंजप्शन फंक्शन भी कहते हैं। इस बात को किसने कहा था, कुरीहारा ने ये बात कही थी। ठीक है ना, कुरीहारा कंजप्शन फंक्शन कंसेप्ट लेकर आए। इसको केन्जियन कंजप्शन फंक्शन भी कहते हैं, केन्जियन के उपभोग का फलन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजप्शन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था सी बार प्लस एमपीसी वाई, आपको पता है यहाँ पे वाई डी होता है। ठीक है ना, और वाई डी मीन्स वाई माइनस टैक्सेस, इनकम में से टैक्स माइनस कर देना। तो अब देखो यहाँ पे इनकम बढ़ रही है, कंजप्शन बढ़ रहा है। अब ये ध्यान रखना है कि जो इनकम का गैप होगा उस गैप से कम गैप किसका होना चाहिए, कंजप्शन का। अगर यहाँ पे गैप 50, यहाँ पे कितना है 40, तो उसको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन कहते हैं, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, जो ये बताता है कि अगर इनकम ज़्यादा है तो कंजप्शन ज़्यादा, इनकम कम तो कंजप्शन कम। ठीक है ना, फिर कहते हैं कि 3 सिचुएशन होती है। आप इस पिक्चर को समझोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक होता है आपने कमाया कम खाया ज़्यादा, एक होता है आपने जितना कमाया उतना खा लिया, और एक होता है आपने कमाया ज़्यादा खाया कम। तो ये आपकी इनकम की लाइन है, इसको एएस कर्व भी बोलते हैं जो आप पढ़ के आए हो। ठीक है ना, ये आपकी कंजप्शन की लाइन होती है। तो आपने कमाया कम खाया ज़्यादा, आप बचा नहीं पाए, माइनस सेविंग्स हो गई ना। फिर आपने जितना कमाया उतना खा लिया, तो आपकी इनकम क्या हो गई, कंजप्शन के इक्वल हो गई, जितना कमाया उतना खा लिया, और आपने कमाया ज़्यादा खाया कम तो सेविंग पॉजिटिव हो गई। इस ग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट आता है, आपको मैंने समझाया भी था कि कंजप्शन के 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है एपीसी, एक होता है एमपीसी। एस के भी 2 कंसेप्ट होते हैं, एपीएस और एमपीएस। पता है ना, सबके नीचे वाई होता है, सबके नीचे कौन होता है, वाई होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी बाय वाई, यहाँ पे डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई चेंजेस को दिखाता है, एस बाय वाई डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। ठीक है ना, तो ये आपके फर्क होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, एपीसी जो होता है वो ओवरऑल चेंज को दिखाता है। तो ये मेरी कंजप्शन की लाइन है, मेरा ओवरऑल मेरा इनकम कितना चेंज हुआ, ये मेरा इनकम होता है। तो ओवरऑल मेरी कितनी इनकम चेंज हुई, ओवरऑल मेरा कंजप्शन, ये मेरी इनकम है, सॉरी ये मेरी इनकम है और ये मेरा कंजप्शन है। तो ओवरऑल इनकम कितनी है, ओवरऑल कंजप्शन कितना है, इन दोनों को डिवाइड करूँगी, मतलब एल, ये कंजप्शन एल टी अपॉन में ओ एल, तो ये मेरा एपीसी हो जाएगा जो ओवरऑल चेंज को दिखाए। एमपीसी क्या है, सेम होगा, बस यहाँ पे सीढ़ियाँ बनेंगी, विच मीन्स डेल्टा चेंजेस को दिखाया जाएगा। तो ये चेंजेस मतलब ये इनकम का चेंज है, डेल्टा वाई टी टी टू वाई डी, और ये आपका T1 T2 वो आपका डेल्टा सी है। तो इस तरह से हर जगह बनेगा ना, ये देखो समझ पा रहे हो। तो ये आपकी सीढ़ियाँ बनी है, ये आपके चेंजेस को दिखाते हैं, इसको डेल्टा एमपीसी कहते हैं, एमपीसी को बीटा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन जो है वो आपका फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में, सेविंग और कंजप्शन के बीच में, सेविंग और इनकम के बीच में। इनकम ज़्यादा होगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इनकम ज़्यादा तो सेविंग ज़्यादा, इनकम कम तो सेविंग कम, रिलेशनशिप कैसा, पॉजिटिव। ठीक है ना, दिख रहा है आपको।
आपको लेट किसको करना है, इनकम और कंजप्शन को। सेविंग अपने आप निकलेगी क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है y इक्वल्स टू सी प्लस एस, तो y में से c माइनस करोगे तो आपका s आ जाएगा। और ध्यान रखना है कि गैप्स हमेशा सेम रखने हैं, लेकिन गैप जो इनकम का गैप है वो ज़्यादा गैप होना चाहिए एज कम्पेयर टू कंजप्शन, मतलब उपभोग के गैप से। ठीक है, स्टोरी यहाँ पे वही चलेगी। अब यहाँ पे भी वही स्टोरी है, लेकिन आपको यहाँ पे शो किसको करना है, इसको। तो y कम है, कंजप्शन ज़्यादा है, तो मतलब आपने बचाया नहीं, नेगेटिव से स्टार्ट हो गया। आपने जितना कमाया उतना खा लिया, तो सेविंग कितनी हो गई, 0। आपने कमाया ज़्यादा, आपने खाया कम, तो सेविंग क्या हो गई, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से सेविंग स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव 0 प्लस। नेक्स्ट आपका सेविंग में भी वही है, ओवरऑल सेविंग चेंज भी दिखाओगे तो एपीसी होगा, और डेल्टाज के अकॉर्डिंग चेंजेस दिखाओगे तो वो एमपीएस होगा। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के कुछ कंसेप्ट सिर्फ अपने दिमाग में रखने हैं कि इन्वेस्टमेंट जो होती है, आपने पढ़ा भी था ना एक्सपेंडिचर मेथड में, व्यय विधि में, कि एक्सपेंडिचर्स कई तरह के होते हैं और स्पेशली इन्वेस्टमेंट पे जो होता है एक्सपेंडिचर। तो जो इन्वेस्टमेंट पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं ना, वो 2 तरह का होता है, एक होता है छोटा विच मीन शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में तो क्लोज इन स्टॉक आ जाता है विच मीन्स चेंज इन इन्वेंट्री आ जाता है, लेकिन जो आपका लॉन्ग टर्म होता है ना, उसके अंदर आपका क्या क्या आता है। आप अगर कोई फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो, किसी स्थिर संपत्ति पे निवेश कर रहे हो व्यवसाय के, तो भी वो आपका फिक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउसिंग इन्वेस्टमेंट किया है तो वो भी आपका। अब देखो ये क्या होता है, ये आपके फिक्स एसेट्स पर किया गया इन्वेस्टमेंट होता है। ये क्या होता है, ये चेंज इन स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, माल सूची पे किया गया निवेश होता है। ये रेजिडेंशियल, अगर घर वगैरह खरीदा है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो ये वो होता है। और ये इस तरह के आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट, ध्यान देना, वह निवेश जो सदैव स्थिर रहे उसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, स्वायत्त निवेश कहते हैं। इसका ग्राफ ऐसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो आप पढ़ा भी आपने ISLM में। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को प्रेरित निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित निवेश। प्रेरित निवेश क्या होता है कि भाई ऐसा होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो इन्वेस्टमेंट कम। इस तरह से आपका, मैं क्लियरली नहीं बना पा रही हूँ, इस तरह से आपका होता है। अब यहाँ पे ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आया भी हुआ है एग्जाम में आपके। पहले तो ये क्लियर करो कि एडी किसके इक्वल होता है। एडी मीन्स आप इनकम, तो एडी इज वाई इक्वल टू सी प्लस आई विच मीन्स एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब मैंने यहाँ पे सी प्लस आई क्यों लिखा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ 2 सेक्टर मॉडल से, तो मैं यहाँ पे भी मान के चलूंगी कि कंज्यूमर है और इन्वेस्टर है। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको दोबारा कंसेप्ट आएंगे जिसमें आपको गवर्नमेंट ये सब चीज़ें। तो ए सी फॉर प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो आपको पता है कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। अब इसको इक्वेशन के लिए मतलब क्या है कि गवर्नमेंट है ही नहीं और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी नहीं है। इनकम को आपने लेट कर लिया, कंजप्शन को आपने लेट कर लिया, इन्वेस्टमेंट आपकी कांस्टेंट होगी, तो एडी कैसे आ जाएगा, सी प्लस आई करके आपका ये इन दोनों को ऐड करोगे तो एडी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको याद करो, मैंने एक ग्राफ बताया था, बाकी नहीं याद तो ये देखो, ये आपका एएस कर्व होता है जिसको हम एडी बोलते हैं, सॉरी एई बोलते हैं, तो आप इसको एएस लेके चलो। ये आपका एडी कर्व होता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व कहते हैं, जो सी प्लस आई के एडिशन से बनता है। ठीक है ना, तो वो इस तरह से आपका एडी कर्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे एक दूसरे के इक्विलिब्रियम को कट कर रहे हैं, तो एडी एएस के क्या हो गया, इक्वल हो गया। फिर एडी यहाँ पे क्या है, बड़ा है, एएस से बड़ा है ना, फिर यहाँ पे एडी क्या है, एएस से छोटा है। अब आप दिमाग लगाओ, मैं आपको इसकी थ्योरी बताऊंगी, तो आप इसका दिमाग लगाओ कि अगर इफ़ एडी इज़ ग्रेटर देन एएस, तो बताओ एक्सपेंडिचर है एडी और ये इनकम है, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए हैं और इनकम क्या हुई है, कम हुई है। तो अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए हैं तो कंजप्शन ज़्यादा हुई है। इसका मतलब कि दुकानदार बेचारा बेचना चाहता था लेकिन वो बेच नहीं पाया क्योंकि सामान कम पड़ गया। दैट मीन्स कि क्या हो गया, लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, मतलब बिना पूरी की गई मांग की हानि। ऐसी डिमांड क्रिएट हो गई जिसको मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकती हूँ। तो क्या करूँगी, फ्यूचर में प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दूंगी जिससे मेरा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। अगर एडी लेस देन एएस है तो क्या होगा, इनकम कम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर्स कम, मतलब आप कर क्या रहे हो, पैसा बचा रहे हो कि खर्च कर रहे हो, आप पैसा बचा रहे हो, एक्सपेंडिचर्स कम कर रहे हो। तो क्या हुआ, ये लॉस ऑफ अनवांटेड स्टॉक। किस चीज़ का स्टॉक हुआ, अनवांटेड, बिना चाहते हुए भी दुकान में सामान बच गया। ठीक है ना, क्योंकि बिका ही नहीं ना, ये डिमांड ही कम हुई, तो क्या करोगे फ्यूचर में,
प्रोडक्शन को कम करोगे और कट कर दोगे कि अभी नहीं प्रोड्यूस करोगे जब तक पुराना वाला स्टॉक ना निकल जाए। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बना हुआ है। आप इसको एक बार रीड कर लेना और फिर मुझे बताना।